एपिसोड में हमने पितृदोष के बारे में आपसे जानकारी चाहिए थी और बड़े विस्तार से आपने बताया, जो दर्शकों तक हमने उसे पहुंचाया। कुंडली में पितृदोष के अलावा भी कई और दोष होते हैं क्या, जो जातक को प्रभावित करते हैं? इस संबंध में आपसे आज हम जानना चाहेंगे। नमस्कार वेदांती जी, समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने जानने की कोशिश की है। कम समय में इसे मैं देने की कोशिश करूंगा। कुल 8 तरह के ऐसे दोष चिन्हित किए गए हैं कुंडली में, जिन दोषों के मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है जी। उन 8 दोषों में सबसे प्रथम तो पितृदोष और काल सर्प दोष होता है। उस दिन के वीडियो में हम लोगों ने केवल पितृदोष की चर्चा की जी। काल सर्प दोष की चर्चा नहीं कर पाए थे। दूसरा गंडांत दोष होता है। ये क्या होता है? सारे दोषों का मैं नाम ले लेने के बाद सारे दोषों के बारे में मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। पितृदोष, काल सर्प दोष, गंडांत दोष, मूल नक्षत्र जन्म दोष, मांगलिक दोष, गुरु चांडाल दोष, विष दोष और केंद्राधिपति दोष। इतने तरह के दोष विवाह, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के कई कार्यों को प्रभावित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इसमें पितृदोष के बारे में हमने, जैसा आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था, काल सर्प दोष उसका एक अंश है, वो मैं बता रहा हूँ। जब आपकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प दोष हो जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं, मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं होते हैं और अनावश्यक विवाद की स्थिति बना करती है। इसके लिए एक संस्कृत में श्लोक वर्णित है ज्योतिष ग्रंथ में, राहु केतु मध्य सप्तो विघ्न काल सर्पशारी सूतया साधि सकल दोष रोगेन प्रवासे चरण ध्रुवम। जब कुंडली में राहु और केतु के मध्य अन्य 7 ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। इस दोष के प्रभाव से जीवन संघर्षमय रहता है, यश प्राप्ति में बाधा होती है, शारीरिक पीड़ा रहती है, शत्रु भय, निद्रा में सर्पों से भय, अनावश्यक मुकदमे, बड़े बाजी, पुश्तैनी संपत्ति की हानि, शुभ कार्यों में बाधा, संतान सुख में बाधा आती है। 12 तरह के काल सर्प दोष वर्णित हैं ग्रंथों में। उनका विशेष पूरा 12 तरह के काल सर्प का वर्णन करना उचित नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं केवल काल सर्प दोष की इतनी ही परिभाषा वर्णित कर रहा हूँ। इसकी भी शांति जैसे पितृदोष की शांति त्र्यंबकेश्वर में कराई जाती है, उसी तरह से काल सर्प दोष की शांति भी त्र्यंबकेश्वर में ही उत्तम होती है एवं वर्णित है। दूसरा होता है गंडांत दोष। गंडांत दोष में नारद जी ने ज्योतिर्निबंध ग्रंथ में बताया है कि पूर्णा तिथि, नंदा तिथि और इन दोनों तिथियों के मध्य की 2 घटी गंडांत कहलाती है। पूर्णा तिथि कहलाती है पंचमी, दसवीं, अमावस्या। नंदा तिथि कहलाती है खष्टी, दसवीं और परिवा। और इन दोनों तिथियों के संधि की 2 घटी होती है, जैसे पंचमी से खष्टी के बीच में जो संधि है उसकी 2 घटी, एक घटी पंचमी की, एक घटी खष्टी की। तो इस तरह से जो संधि की 2 घटियां होती हैं वो गंडांत कहलाती हैं। उस घड़ी में जिसका जन्म होता है उसका गंडांत में जन्म माना जाता है। इसी तरह वृक, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, मेष लग्न की संधि में आधी घटी गंडांत होती है। तो किसी का जन्म यदि वृक और मेष के बीच में हुआ हो और किसी का सिंह और कन्या के बीच में हुआ हो, तो इस तरह से जो आधी घटी का जो समय होगा उसे गंडांत कहेंगे। इसी तरह से अश्लेखा, ज्येष्ठा, रेवती के अंत के 16 अंश तथा इनके आगे के नक्षत्रों के प्रथम पाद गंडांत संज्ञा कहलाते हैं। इस तरह से 3 तरह के गंडांत होते हैं, तिथि गंडांत, नक्षत्र गंडांत और राशि गंडांत। इन तीनों तरह के गंडांतों का फल आपको ये भोगना पड़ता है कि हमारे सारे कार्य जो भी समय में जो हमारे प्रतिकूलताएं कार्यों में सफलता में नहीं हो पाती, प्रतिकूलताएं आती रहती हैं और हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। इसके उपाय स्वरूप ज्योतिष ग्रंथों में वर्णित है कि तिथि के गंडांत में बैल का,
नक्षत्र के गंडांत में गौ का और लग्न के गंडांत में सुवर्ण का दान करने से गंडांत दोष, सुवर्ण मतलब सोना, सोने का दान करने से गंडांत दोष से मुक्ति मिलती है। दान किसी पात्र ब्राह्मण को करना चाहिए और पात्रता में ये सर्वाधिक आवश्यक है देखना कि ब्राह्मण विद्वान हो और उच्च कुलीन हो। अगला दोष है जिसे मूल दोष कहते हैं। हम लोग प्रायः मूल का मतलब एक नक्षत्र होता है जिसे ही समझते हैं, जबकि मूल में 6 नक्षत्र शामिल है। अच्छा। अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा और मूल। इन 6 नक्षत्रों में जब किसी जातक का जन्म होता है तो उसको मूल में जन्म माना जाता है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल में जन्मे बालक की शुद्धता 23वें दिन हो पाती है, 27वें दिन हो पाती है, तथा अश्विनी, रेवती, मघा में जन्मे बालक की शांति 12वें दिन हो जाती है। अच्छा, सारे मूल वालों की सारे 27 मूल दिन में वालों नहीं की होती? 27वें दिन नहीं की जाती है। अच्छा। अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल में जिनका जन्म हुआ है उनकी 27वें दिन होगी, और अश्विनी, रेवती, मघा में जिनका जन्म हुआ है वो उनकी 12वें दिन हो जाएगी। मूल की शांति का विधान दोनों के लिए एक जैसा ही है, जैसी पूजा पद्धति में वर्णित है। प्राय मूल में जन्मे बालकों का क्या कष्ट हुआ करता है इसके बारे में भी ज्योतिष ग्रंथों में वर्णित है। अश्विनी में यदि प्रथम चरण में किसी का जन्म होता है तो पिता को कष्ट होता है, द्वितीय चरण में होता है तो सुख के स्वयं की सुख की कमी होती है, तृतीय चरण में होता है तो मंत्री पद प्राप्त कर सकता है वो जातक। अच्छा। हाँ, और चतुर्थ चरण में जो उसका होता है तो राज सम्मान प्राप्त होता है। तो मूल के ये नक्षत्र केवल हानि ही नहीं, लाभ भी प्रदान करते हैं। अभी तक तो ये सामान्यतः प्रचलित बात थी कि मूल में जन्मे व्यक्ति नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि यह मति निकल जानी चाहिए कि मूल में जन्मे हुए बालक सदैव हानिकारक करते हैं, हानिकारक होते हैं और स्वयं के जीवन के लिए हानि करते हैं। अगला नक्षत्र है मघा। मघा के प्रथम चरण में यदि जन्म होता है तो माता को कष्ट होता है, द्वितीय चरण में जन्म होता है तो पिता को कष्ट होता है, तृतीय चरण में यदि जन्म होता है तो उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं, और चतुर्थ चरण में यदि जन्म होता है तो धनवान और विद्वान होता है। वाह। तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा में प्रथम चरण में जन्म होने में बड़े भाई को कष्ट होता है, द्वितीय चरण में जन्म होने में छोटे भाई को कष्ट होता है, तृतीय चरण में जन्म होने में माता को कष्ट होता है, और चतुर्थ चरण में जन्म होने में स्वयं को कष्ट होता है। ज्येष्ठा का ये फल है। रेवती नक्षत्र का फल है, यदि प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो उसको राज और संपदा प्राप्त होती है, द्वितीय चरण में यदि जन्म होता है तो उसको मंत्री पद प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तृतीय चरण में यदि जन्म होता है तो धन सुख प्राप्त होता है, और चतुर्थ चरण में यदि जन्म होता है तो अनेक तरह के कष्ट मिलते हैं उसको। अश्लेषा में जन्म लेने वाले जातक के प्रथम चरण में जन्म लेने पर पिता को कष्ट होता है, द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले जातक को माता को कष्ट होता है, तृतीय चरण में जन्म लेने वाले बालक को धनहानि होती है, और चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले बालक को सर्व सुख प्राप्त होता है। अंतिम जो मूल है, मूल नाम से जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्म लेने वाले बालक को सर्व शुभ प्राप्त होते हैं। मूल में सर्व शुभ प्रथम चरण में यदि उसका जन्म हुआ है तो उसे सर्व सुख प्राप्त होंगे जीवन में। द्वितीय चरण में यदि उसका जन्म हुआ है तो धन हानि उसके द्वारा होगी, तृतीय चरण में यदि उसका जन्म हुआ है तो माता को कष्ट होगा, और चतुर्थ चरण में यदि उसको जन्म हुआ है तो पिता को कष्ट होगा। इस तरह से मूल शांति की पूजा 27वें दिन या 12वें दिन करा करके हम मूल के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। अगला दोष जो वर्णित है उसमें मांगलिक दोष है, जो वैवाहिक कार्यों में ज्यादा बाधा उत्पन्न करता है। जी जी बिल्कुल, ये तो बड़ा भारी दोष माना जाता है। ज्योतिष ग्रंथ में मांगलिक दोष के बारे में जो परिभाषित किया गया है वो एक श्लोक है, आपको आदेश हो तो मैं पढ़ती हूँ। लग्ने वे चतुर्थे च सप्तमे व अष्टमे कुजा भर्तारम नाशेत भार्या भर्ता भार्या विनाशेत। यदि जातक की कुंडली में लग्न, व्यय, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में मंगल विराजे हों और परस्पर मिलान उत्तम न हो तो पत्नी पति को तथा पति पत्नी को विनष्ट कर देते हैं। उपरोक्त मांगलिक दोषों को अन्य ग्रहों की युति स्वयं विनष्ट करती है। इन्हें ज्योतिष में मांगलिक का परिहार कहा गया है। 11 तरह के परिहार ज्योतिष में वर्णित किए गए हैं। मांगलिक का जो तय करना है कि कुंडली मांगलिक है कि नहीं और हानिकारक है कि नहीं, इसे बहुत
गंभीरता से अध्ययन करने के बाद ही ज्योतिषी को ये घोषित करना चाहिए कि जातक मांगलिक है या नहीं और है। उससे क्या हानि हो सकती जी। है। प्रायः मांगलिक शब्द से लोग बाग भयभीत होते हैं, बिल्कुल बहुत भयभीत होते हैं। जबकि 11 तरह के ऐसे परिहार वर्णित हैं कि यदि वो 11 और ग्रह योग हैं तो वो व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाएगा। अच्छा। ये इन जगहों में मंगल होने के बावजूद भी, तो इस विषय में बहुत गंभीरता के साथ किसी ज्योतिषी के द्वारा विवेचना करवा लेना चाहिए। अगले दोष की हमने चर्चा की, उसे गुरु चांडाल दोष कहते हैं। जब बृहस्पति राहु से युति करते हैं किसी एक ही घर में तो गुरु चंडाल योग बनता है। दैनिक रोजी रोटी का संकट, युति मतलब राहु के साथ बृहस्पति आ जाते हैं। राहु के साथ जब भी बृहस्पति किसी एक ही 12 खाने कुंडली में होते हैं जी, जिसे 12 भाव कहा जाता है, उन 12 भावों में एक ही भाव में जब राहु और बृहस्पति आकर के विराज जाते हैं तो उस कुंडली में गुरु चांडाल दोष बन जाता है। जी। इस दोष के कारण उस जातक की दैनिक रोजी रोटी में बाधा आती है, पैसे का अनाप शनाप खर्च हो जाता है, कई तरह की बाधाएं आती रहती हैं और वो जातक संघर्ष ही करता रहता है पूरे जीवन। अच्छा, इसका निराकरण ये है कि सर्वप्रथम तो प्रतिदिन ओम घृण सूर्याय नमः का जप करे, सूर्य भगवान को अर्घ दे और यह प्रक्रिया रविवार से शुरू करे। दूसरा है गुरुवार को नारायण के दर्शन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तीसरा है भगवान शिव की को प्रतिदिन जल अर्पित करें और राहु के मंत्र का या तंत्रोक्त मंत्र का राहु के या वैदिक मंत्र का जप करें। इस तरह से गुरु चांडाल दोष से तात्कालिक लाभ प्राप्त हो सकता है यदि इन मंत्रों का किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा जप करा लिया जाए तो कुछ ज्यादा समय के लिए इस चांडाल दोष से मुक्ति प्राप्त इसका। अगला एक दोष है जिसे विष दोष कहते हैं। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा और शनि की जब युति हो जाती है तो उस जातक की कुंडली में विष दोष बन जाता है। एक ही भाव में जब शनि और चंद्रमा साथ में होते हैं तो विष दोष बनता है। ऐसे जातक प्राय अत्यधिक मानसिक तनाव में रहते हैं, इनके माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माता के साथ संबंध ठीक नहीं रहते, पारिवारिक स्नेह में भी इनका असर पड़ता है और पत्नी के साथ भी कभी कभी व्यवहार में असर दिखने लगता है। इसके लिए उपाय ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान की शिव की प्रतिदिन सेवा करें, सोमवार को दुग्ध और जल से भगवान शिव को स्नान कराएं और शनिवार को श्री बजरंगबली एवं शनि महाराज के दर्शन करें। केंद्राधिपति दोष एक अगला और अंतिम दोष है जिसे 8वां दोष हम लोग कहते हैं। केंद्राधिपति दोष तब होता है जब कोई ग्रह एक साथ 2 कोणीय भावों का स्वामी होता है। कोणीय भाव मतलब 4 कोने होते हैं लग्न चक्र के। पहला घर, चतुर्थ घर, सप्तम घर और 10वां घर, ये 4 कोणे होते हैं। यह एक विशिष्ट तरह का दोष होता है जो किन भावों की युति से बना है उन्हें ही प्रभावित करता है। अर्थात सामान्य व्यक्ति इसे देख करके इसके प्रभाव को नहीं जान सकता, किंतु ये दोष किस भाव को प्रभावित कर रहा है और किस भाव की हानि पहुंचा रहा है, किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा इसका निराकरण करवा देने से उस भाव की हानि होना बंद हो जाती है। प्रायः शरीर की सुख और माता की, पत्नी के सुख की और राज्य के सुख की हानि इस दोष के कारण हुआ करती है। विशेष बात यह है कि यह केवल शुभ ग्रहों के योग से ही बनता है, यदि अशुभ ग्रहों से ये योग बनेगा तो नहीं होगा। तो इसलिए इनके निराकरण के लिए और इसका ऐसा कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है जिससे इस दोष को दूर करने के बारे में आपको बताया जा सके। हर स्थान के साथ अलग अलग प्रक्रिया रहेगी, इसलिए इस दोष के निराकरण के लिए किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करके ही, ज्योतिषी से या कर्म कांड वाले व्यक्ति से जो पूजा इसकी करा सके, के द्वारा पहले यह पता लगा लेना चाहिए कि उनके बताने पर, उनके बताने पर कि किस स्थान के साथ किस स्थान के की युति के कारण यह दोष बना है, उस स्थान के स्वामी ग्रह और इस स्थान के स्वामी देवता की उपासना से इसके कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से मैंने आपको 8 प्रमुख दोषों के बारे में बताया जो कुंडली में होते हैं, जो कुंडली में प्रायः पाए जाते हैं और जिनके कारण कुंडली में ग्रहों की युति अच्छी दिखती हुई भी परिणाम अच्छे नहीं दिखते। क्या वो अच्छे ग्रह अच्छी जगह पे बैठे हों? बहुत बार ज्योतिषी
इन ग्रहों में इन दोषों में ध्यान न दे पाने के कारण केवल ग्रहों को मात्र देख करके फलादेश करते रहते हैं कि आपका भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है बहुत अच्छा है, या आपके लग्न का स्वामी लग्न में बैठा है बहुत अच्छा है, या बृहस्पति की दृष्टि लग्न में है बहुत अच्छा है। किंतु यदि ये दोष है तो फिर लग्न के कारण जो शारीरिक कष्ट होगा वो आपको हो जाएगा। मतलब कुंडली में कुंडली का फलादेश करने के साथ साथ इन दोषों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, तभी वो प्रभावी होंगे, तब अन्यथा वो सही उसका सही निष्कर्ष हम निकाल निष्कर्ष निकाल पाएंगे। पाएंगे। इस तरह से जो महत्वपूर्ण बिंदु इन दोषों में थे वो हमने बताया। यद्यपि ज्योतिष अपने आप में इतना विस्तृत विषय है जिसे अल्प समय में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बोलने में समझने में हो सकता है इसमें कुछ अंतर भी आ जाए, इसलिए बिना किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क किए इस तरह के दोषों का निराकरण व्यक्ति को स्वयं नहीं कर लेना स्वयं चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो किसी न किसी विद्वान हाँ, ज्योतिषी या कर्मकांडी ब्राह्मण के सहयोग से ही इसका करना चाहिए। समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम, वेदांती जी को मेरा प्रणाम। हमने आज कुंडली में कितने तरह के दोष होते हैं और उनकी क्या परिस्थितियां होती हैं, कुंडली बहुत अच्छी होने के बाद भी, अच्छे शुभ ग्रह होने के बाद भी यदि इन दोषों का ध्यान नहीं दिया गया तो व्यक्ति के जीवन में समस्या बनी रहती है। ये बात हमने स्पष्ट तौर से हमारे जो ज्योतिषी हैं आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, इनसे हमने अभी देखा। आप लोगों की सेवा में निरंतर हमारा ये प्रयास है कि जो लोग परेशान हैं, अच्छे ज्योतिषी के पास नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है, उचित माध्यम नहीं है जहां वो अपनी समस्या का निदान करा सके, उस उद्देश्य को लेकर हमने जन कल्याण की दिशा में ये प्रयास शुरू किया है। आप लोग निरंतर हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और आप इसको देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, अपनी समस्या का निदान आपको हम यहाँ दे रहे हैं और निरंतर हमारा ये प्रयास है। आप हमारे साथ बने रहिए। आपके समस्या के निराकरण के लिए हम ज्योतिषी धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी के साथ पूरी तरह से समर्पित हैं। धन्यवाद, प्रणाम।